नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल कुमार सिंघानिया और आप देख रहे हैं साहिल एजुकेशन। कल हम बात किए थे खूनी रविवार पर और आज हम इतिहास के टॉपिक देखेंगे इटली के एकीकरण। इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में 7 अलग अलग राज्यों में डिवाइड था, जहां पर इटली के जो राजधानी था जिसको रोम है, रोम पर पोप का कब्जा था, यानी पादरी लोगों का कब्जा था। और बाकी सर्दिया और पिडमोंट के शासक जो थे चार्ल्स एडवर्ड थे। कुछ भागों को बुर्बो वंश को दे दिया गया था, कुछ भागों को हैसर वंश को दे दिया गया था। इस प्रकार से इसे 7 राज्यों में डिवाइड कर दिया गया था, बांट दिया गया था। और इटली के एकीकरण में एक सबसे बड़ी बाधा जो थे ऑस्ट्रिया, क्योंकि इटली पर ऑस्ट्रिया का ही प्रभाव था, ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। अब इटली के एकीकरण के सबसे पहले जो प्रयास किए थे वो थे मेजनी, जोसेफ मेजनी। और जोसेफ मेजनी को आप सीबीएसई में देखिएगा तो इसको मेथ्सनी के नाम से जाना जाता है। और जोसेफ मेजनी ने इटली के एकीकरण में सर्वप्रथम है जो प्रयास किया था। जोसेफ मेजनी सर्दिया और पिडमोंट के सेनापति थे। इनमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण बहुत ही कम था, यानी सोचते बहुत ज़्यादा थे और करते बहुत कम थे। इन्होंने एक कार्बोनारी संस्था के सदस्य थे। और मेजनी ने इटली के एकीकरण करने के लिए 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप संस्था का गठन किया। और ये दोनों संस्था का गठन करने के बाद इन्होंने, हालांकि आप जब सीबीएसई में देखिएगा तो इसी डेट को 1833 देखिएगा, लेकिन आपका बिहार बोर्ड एनसीईआरटी के व्यू से आप देखिए, एग्जाम के दृष्टि से देखिए तो आपका 1834 ही सही डेट है। तो इसलिए 1834 को ही आप लोग जब भी ऑब्जेक्टिव पूछे कि यंग इटली या यंग यूरोप, तो यही दोनों डेट को क्लियर मानिएगा। तो अब यहाँ पर यंग इटली संस्था के गठन किया और इन्होंने है जो युद्ध अभियान चलाया, लेकिन ऑस्ट्रिया द्वारा इनके युद्ध अभियान को बार बार है जो कुचल दिया जाता था, जिसके कारण 1848 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के जो उस समय के चांसलर थे जिनका नाम था मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक थे और इनके युग का पतन हो गया था। लेकिन मेजनी ने पुनः है जी इटली वापस आए और फिर से इन्होंने प्रयास किए, लेकिन इनके द्वारा किए गए सभी प्रयास असफल रहा और इनको इटली छोड़ करके जाना पड़ा। यानी इनके द्वारा जितने भी प्रयास किए गए उससे इटली का कुछ नहीं हुआ। इसके बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम था काउंट काबोर नाम था। अब ये काउंट काबोर जो है कहाँ में थे? और सर्दिया और पिडमोंट में थे। जब सर्दिया और पिडमोंट के शासक चार्ल्स एडवर्ड की मृत्यु हुई, चार्ल्स एडवर्ड की जब मृत्यु हुई तो यहाँ के जो शासक बने, सर्दिया और पिडमोंट के जो शासक बने, वो कौन बने? विक्टर इमैनुअल यहाँ के शासक बने। और विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री जो चुना वो किनको चुना? काउंट काबोर को चुना। अपना प्रधानमंत्री किनको चुना? काउंट काबोर को। और काउंट काबोर जो है इटली के एकीकरण में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा मानता था ना तो वो कौन था? ऑस्ट्रिया को। काउंट काबोर अगर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा मानता था तो वो ऑस्ट्रिया को मानता था। इन्होंने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए क्या किया ना, गया और फ्रांस के साथ दोस्ती कर लिया। फ्रांस के साथ क्या किया? दोस्ती किया। किसने किया? काउंट काबोर ने फ्रांस के साथ दोस्ती किया। और फ्रांस और रूस के बीच उस समय जो चल रहा था 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध, 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध चल रहा था। और इस क्रीमिया युद्ध में इन्होंने, काउंट काबोर ने बिना फ्रांस की मदद मांगे ही इन्होंने है जो फ्रांस की ओर से क्या हुआ? सम्मिलित होने का घोषणा कर दिया। देखिए बाबू, कहा जाता है ना कि दोस्ती वही सही होता है जो आपका मुसीबत में काम आए। अगर मुसीबत में कोई है जो आप किससे दोस्ती किए और आपको किससे फाइट हो गया और आप क्या किए कि वहाँ पर देखे कि कोई दोस्त है जो मतलब दिक्कत में है या फिर आप दिक्कत में, वो आपका दोस्त क्या होगा? पीछे से घसक लिया, वो दोस्ती का मायने नहीं हुआ।
दोस्ती का मतलब मुसीबत में काम आने वाला ही दोस्त होता है। और इस समय फ्रांस और रूस के बीच युद्ध चल रहा है 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध। और इसी युद्ध में जो है काबुल ने है जो क्या किया कि फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने का घोषणा कर दिया कि हम इसके युद्ध में सम्मिलित होंगे। और जब ये युद्ध जीता तो आप जानते हैं कि जैसे युद्ध जीत होता है तो उस समय कोई ना एक संधि होता है। तो यहाँ पर संधि में जो पेरिस में संधि हुआ तो इसमें कॉन्ट काबुल को ना स्पेशल निमंत्रण मिला कि आप भी आइए। और जब इस संधि में गए तो कॉन्ट काबुल ने इटली की समस्या को, यानी स्वयं की समस्या को, इटली की समस्या को पूरी यूरोप की समस्या बनाकर धर दिया, पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या अपने कूटनीतिक दिमाग से ये एक और पूरे यूरोप के देशों को इटली की ओर ध्यान खींच लिया, जिसके कारण जो है फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय, उस समय के फ्रांस के शासक जो थे नेपोलियन तृतीय थे। फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय, इन्होंने कॉन्ट काबुल को है जे सेना देने का वादा कर दिया। लेकिन बदले में यह भी एक संधि हुई कि आप अगर हमको सैन्य समर्थन देंगे तो हम आपको क्या देंगे कि जो नीस है, नीस और सेवाएं बदले में हम आपको देंगे। किनको देने के लिए बोला? फ्रांस को देने के लिए बोला कि बदले में हम नीस और सेवाएं है जो फ्रांस को देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फ्रांस को नहीं मिला नीस और सेवाएं, फ्रांस को नीस और सेवाएं नहीं मिला। हालांकि इसके लिए कॉन्ट काबुल को कई बार ना आलोचना भी किया जाता है कि इन्होंने देने का वादा किया लेकिन नहीं दिया। अब इन्होंने देने का वादा किया कि हम आपको नीस और सेवाएं दिए लेकिन है जो नहीं दिया, मतलब एक संधि के तहत इनको है जो नहीं दे पाया, इस कारण से आप नीस और सेवाएं को इनको नहीं दे पाया। और इन्होंने है जो नेपोलियन तृतीय का सेना देने का वादा कर दिया। और जब सेना लिए तो 1858 में जा करके क्या कर दिए कि यहाँ पर ना ये जो टस्कनी बेला जोन ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया पर क्या कर दिया, जा करके आक्रमण कर दिया, जिससे इस क्षेत्र को है जे क्या कर लिए, जीत लिए। और दोनों के बीच है जे क्या हो गया, संधि हो गया। समझिए, दोनों के बीच है जे संधि हुआ। और इस प्रकार से कॉन्ट काबुल ने धीरे धीरे जो है 1860 से 61 ईस्वी तक देखा जाए तो 1860 से 61 ईस्वी तक लगभग इटली को एकीकरण कर चुका था। यानी रोम को छोड़ दिया जाए और ये वाला एरिया को अगर छोड़ दिया जाए ना तो रोम और ये दक्षिणी इटली को, रोम और दक्षिणी इटली को छोड़ दिया जाए तो रोम को छोड़ करके बाकी जितने भी बच गए ना, परमा, मोडेना, तस्कनी, बेला जोन, ये सब लोम्बार्डिया, ये सभी को एकीकरण कर चुके थे। यानी लगभग इटली का एकीकरण 75% भाग हो चुका था। लेकिन दुर्भाग्य कि 1862 ईस्वी में कॉन्ट काबुल के मृत्यु हो गई और यह मार्ग बीच में ही रुक गया। अब इसके बाद आते हैं गैरिबाल्डी, जो दक्षिण इटली के एकीकरण करते हैं। ये जो नीचे वाला भाग आपको बताए थे उस की जो नक्शा में जब भी ऊपर वाला दिखेगा तो उत्तर होता है और नीचे वाला दिखेगा तो दक्षिण होता है। तो ये जो दक्षिण का जो भाग होता है, दक्षिण का जो भाग होता है तो दक्षिण इटली जो हुआ, इटली, इस दक्षिण इटली को एकीकरण के लिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। गैरिबाल्डी जो है ये पेशे से क्या थे, नाविक थे। और इन्होंने, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे, सिपाही से, प्रधानमंत्री थे, क्या थे? तो कहना है गैरिबाल्डी पेशे से जो थे वो क्या थे, नाविक थे। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। पेशा माने होता है काम, और इनका काम था नाव चलाना। नाविक थे पेशा से। और गैरिबाल्डी ने इटली जब देश की सेवा करने की बारी आई और दक्षिण इटली को एक करने की बारी आए तो इन्होंने अपने स्वयंसेवक और अपने साथियों के साथ एक सेना का तैयार किया जिसको लाल शर्ट या लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। हालांकि अगर हम भारत में देखेंगे तो गांधी जी और गांधी जी के जो एक साथी थे गफ्फार खान, जिन्होंने लाल शर्ट की स्थापना किए थे। लेकिन अगर हम इटली की बात कर ले तो इटली में जो लाल कुर्ती का गठन किया था उनका नाम था, या रेड सेट का गठन किया था जिनका नाम था क्या, गैरिबाल्डी। और इन्होंने बचे हुए क्षेत्रों पर अपने सेना तैयार कर करके 1862 ईस्वी में सिसिली और नेपल्स पर, सिसिली और नेपल्स पर
1862 ईस्वी में सिसिली और नेपल्स पर ये गैरिबाल्डी अपने सेना के साथ आक्रमण कर देते हैं। यहाँ जो चलता था शासक बूर्बो डायनेस्टी का चलता था। बूर्बो डायनेस्टी यानी कि बूर्बो वंश का शासन चलता था। वही लुई वंश वाला, लुई वंश का ही इनका खानदान चलता था, है ना। तो ये जो है लुई वंश जो चलता था ना, ये बूर्बो वंश का ही लुई नाम से था, समझ गए। तो बूर्बो डायनेस्टी चलता था। बूर्बो डायनेस्टी जो है यहाँ का जो शासन थे उस शासक से क्या होते हैं, ये बहुत परेशान थे, यानी शासक से बहुत मतलब परेशान थे। अब ये शासक से परेशान है और अगर आपके ऊपर अगर कोई आपका फ्रीडम को क्षति पहुंचाता है, आपको स्वतंत्रता पर कोई हानि पहुंचाता है, वैसे स्थिति में अगर कोई आपको आज़ादी दिलाने आ जाए तो निश्चित है कि अपने राजा को छोड़ करके आप उसके सपोर्ट में चले जाइएगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर बूर्बो वंश का शासन था और इसके शासन से जनता ना ऊब गया था, तंग आ चुका था। जनता जो है तंग आ गया था, जनता जो है तंग आ गया था, जिसके कारण इन्होंने गैरिबाल्डी को क्या कर दिया, समर्थन कर दिया। गैरिबाल्डी को समर्थन किया और गैरिबाल्डी को जो जनता सपोर्ट किया यानी समर्थन किया, और जिससे इन्होंने इस क्षेत्र पर आक्रमण करके दोनों क्षेत्र को इटली में मिला लिया और यहाँ के सत्ता किसको सौंप दिया, विक्टर इमैनुअल को। यहाँ के सत्ता किसको सौंप दिया, ये विक्टर इमैनुअल को। यानी अगर हम कह सकते हैं कि 1871 ईस्वी तक ये पूरे राज्य को मिला लिया और 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण हो चुका था। तो इटली के एकीकरण में मेन 3 लोगों का भूमिका बहुत ज़्यादा था, 3-4 व्यक्तियों का भूमिका बहुत ज़्यादा था। तो आपसे अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूल, गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल विक्टर इमैनुअल जैसे शासक के योगदान को लिखें। ये अक्सर पूछता है और ये जब भी पूछा जाएगा तो पहले आपका 7 नंबर में पूछा जाता था, लेकिन अभी 4 नंबर में पूछा जाता है। तो 4 नंबर में जब भी पूछेगा तो 1-2 व्यक्तियों का योगदान लेकर के आपसे है जे पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।